बच्चे बहुत ज़्यादा बिहेवियर देख के सीखते हैं। सो चाहे वो मीडिया हो, टेलीविज़न हो, फिल्में हो, गेम्स हो, परिवार हो, स्कूल हो, सड़कें हों, जो बाकी माहौल हो, उसका बच्चों पे असर पड़ता है। कि वो एक प्रेशर कुकर वाली फीलिंग में ना हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से आपाधापी वाली हो गई है कि सुबह हम काम पे निकलते हैं, शाम हम आते हैं, प्रेशर इतना होता है, क्वालिटी टाइम बच्चों का अपने परिवार से कम हो गया है। बहुत कम। परिवार भी थोड़े छोटे हो गए हैं। हम थोड़ी रोक टोक कम करें। मुझे लगता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा डूज एंड डू नॉट्स करते हैं। ये उठने का टाइम है, ये खाने की चीज़ है, ये क्यों नहीं किया, उससे बात मत करो, ये मत करो। मार्क्स वगैरह का भी हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ही डालते हैं। और मैं उनको ये कहता हूँ कि जीवन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो फोमो हो। जिसके मिस आउट होने से कोई आसमान ज़मीन का फेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक शो 10 दिन बाद देख लिया तो कोई ऊपर से नीचे कुछ नहीं होने वाला है। एक आपने कॉन्सर्ट मिस कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि अडल्ट्स को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बिहेवियर में क्या बदलाव लाएं, जिससे बच्चे, जो मुझे लगता है कि हमारा आईना एक तरीके से, तो वो उनके बिहेवियर में तब बदलाव आएगा जब हम थोड़ा बदलेंगे। हेलो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं मशहूर डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट समीर पारिक जी और इनसे हम बात करेंगे बच्चों के बदलते व्यवहार पर। सर नमस्ते, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो सर, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या आजकल बच्चों को लेके हो रही है कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं। तो बेसिक सवाल सबसे पहले ये सर कि इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात तो हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत ज़्यादा बिहेवियर देख के सीखते हैं। सो चाहे वो मीडिया हो, टेलीविज़न हो, फिल्में हो, गेम्स हो, परिवार हो, स्कूल हो, सड़कें हों, जो बाकी माहौल हो, उसका बच्चों पे असर पड़ता है। ये एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि हम बच्चों की दिनचर्या में कैसे उनको ब्रेक्स देते हैं, कैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं, थोड़े मज़े ले सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, कि वो एक प्रेशर कुकर वाली फीलिंग में ना हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और कैसे उनको एक माहौल मिले जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी हो, थोड़ी एंजॉयमेंट भी हो। ये कई ऐसे कारण हैं और ये सामाजिक तौर पे मुझे लगता है कि अडल्ट्स को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बिहेवियर में क्या बदलाव लाएं, जिससे बच्चे, जो मुझे लगता है कि हमारा आईना एक तरीके से, तो वो उनके बिहेवियर में तब बदलाव आएगा जब हम थोड़ा बदलेंगे। जी। तो जब आप तो बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आप उनके व्यवहार में ऐसा क्या देखते हैं जिसका असर बच्चों पे नेगेटिव पड़ रहा है? कहाँ पेरेंट्स को चेंज होने की ज़रूरत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा एक्सपोजर समझें हम बच्चों का। एक्सपोजर क्या होता है? जो एक्सपोजर माने मीडिया का, टेलीफोन का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, ओटीटी का, जिस तरह का कई साल पहले था और जो अभी है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से आपाधापी वाली हो गई है कि सुबह हम काम पे निकलते हैं, शाम हम आते हैं, प्रेशर इतना होता है, क्वालिटी टाइम बच्चों का अपने परिवार से कम हो गया है। बहुत कम। परिवार भी थोड़े छोटे हो गए हैं। सो जो बच्चों का एक्सपोजर होता है वो परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ साथ बहुत ज़्यादा वो एक्सपोजर है जो मीडिया ड्रिवन है या एक्सटर्नल वाला है जी। और वहाँ पे मुझे लगता है कि हम किस तरह से बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताएं, हम थोड़ी रोक टोक कम करें। मुझे लगता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा डूज एंड डू नॉट्स करते हैं। ये उठने का टाइम है, ये खाने की चीज़ है, ये क्यों नहीं किया, उससे बात मत करो, ये मत करो। मार्क्स वगैरह का भी हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ही डालते हैं। हमारे अपने रिश्ते, कई बार हमारे जो बड़े होते हैं घर में, उनके आपसे रिश्ते अगर थोड़े ठीक ना चल रहे हों तो बच्चों पे उसका गहरा असर पड़ता है। बच्चे ये भी देखते हैं कि हम कैसे हमारा बर्ताव कैसा है। अब माने आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको किसी ने गलत तरह से ओवरटेक कर लिया और आप शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, आपकी लैंग्वेज क्रॉस होती है, तो बच्चे भी सीख रहे हैं कि ये भी एक बिहेवियर है। ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, पर मुझे लगता है कि अगर इसको हम एक समरी की तरह से देखें तो प्रेशर कम रखें, माहौल पॉजिटिव रखें,
एक्सपोजर में, क्योंकि इंटरनेट और मीडिया का एक्सपोजर आ रहा है, तो उसके साथ जो दूसरा एक्सपोजर जो बच्चे की एक तरह से स्ट्रेंथ बनाता है, लाइफ स्किल्स बनाता है, उस पर भी काम करें। और स्कूल के वातावरण में मुझे लगता है कि सब्जेक्ट्स के साथ साथ जीवन के बारे में जो, खास करके बदलते जीवन के बारे में जो स्किल्स हैं, उसके बारे में हमें बच्चों को देना ज़रूरी है, बताना चाहिए। लेकिन सर, मीडिया एक्सपोजर को रोकना संभव नहीं है आज के समय में। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मेरे बच्चे से मोबाइल ले लूँ तो फिर वो होमवर्क नहीं कर पाएगा, बहुत सारा होमवर्क मोबाइल पे आ रहा है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो? मीडिया एक्सपोजर को रोकना तो प्रैक्टिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर आप मुझे ये भी पूछेंगे कि कौन सी एज में बच्चों को हम टीवी या मोबाइल इंटरनेट दें, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं हो सकता जी। उसका कारण यही है कि कोई चीज़ जो यूज़ होनी ही होनी है, और वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है कि हम उसमें ये नहीं सोच सकते कि क्या उम्र है, क्या करें ना करें। इट इज़ द नेचर ऑफ यूसेज। दो हिस्से हैं इसके। एक कि किसी भी ग्रोइंग बच्चे को हम मीडिया एक्सपोजर किस तरह से दें, और उसको देते हुए बच्चे में क्या स्किल सेट डेवलप करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो उदाहरण के तौर पे आप किसी बच्चे को, माने आइसक्रीम पसंद है जी, तो आप कोई ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, शाम पूरे दिन आइसक्रीम नहीं खिलाते रहते। नहीं, वो आप संभव नहीं बाकी है। भी तो बोलेंगे ना कि आइसक्रीम इतना खाओगे तो ठीक है, चलो इसके साथ तुम्हें ये भी खाना खाना है, बैलेंस डाइट करो, न्यूट्रिशन करो, ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे। वही जीवन, विच मीन्स कि आप बच्चे को ये बोलें कि भाई तुम मीडिया पे हो, लेकिन क्या तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, क्या तुम दोस्तों से मिल रहे हो, क्या तुम अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ रख रहे हो, टीवी ऑफ रख रहे हो, जो देख रहे हो उसके बारे में भी समझ में आ रहा है क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। मुझे लगता है मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन का, जो स्कूलों में और पेरेंट्स को मीडिया लिटरेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हम बच्चों को दें, जिससे बच्चों को ऐसी बेसिक चीज़ें जो मुझे दिखाया जा रहा है फेक है या ट्रू है, या कोई मुझे कुछ कह रहे हैं कि ये करना सही है, क्या ये उनकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। नहीं है। मेरी फीड पे कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिल्कुल। ये अगर एडवर्टाइजमेंट है तो किसने बनाई है, क्यों बनाई है, उनको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या मुझे एक तरह से प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं अपनी दिनचर्या को बदलूं। उदाहरण के तौर पे टीनेजर्स आते हैं, बोलते हैं ये वाला OTT प्लेटफॉर्म पे शो बिंज वर्दी शो है, बिंज वॉचिंग आजकल बड़ा चल गया और है। मैं कहता हूँ बिंज तो कुछ अच्छा हो, नथिंग इज बिंज वर्दी। बिंज कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, आप पूरे रात जग रहे हो आप उसमें। बिंज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, पर हम उनको बोलते क्या है, ये शो बिंज वर्दी है। हम एक दो ऐसे शब्दों को जोड़ रहे हैं जो उल्टे हैं, बिंज और वर्दी, और फिर उन्हें बोलते हैं कि तुम देखो। उनको प्रेशर होता है कि भाई अब सारे एपिसोड आप देख रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे आपने ख़त्म करना है, फिर रात को ठीक से सोएंगे नहीं, फिर अगले दिन सुबह, और वो साइकिल बढ़ता है। तो सोचने वाली बात है। तो मीडिया लिटरेसी के बारे में मुझे लगता है कि हमें बहुत बात करने की ज़रूरत है, और आने वाले सालों में मीडिया लिटरेसी को एजुकेशन का हिस्सा बने, और पेरेंट्स भी मीडिया लिटरेसी को समझे, जिससे वो एजुकेशन उस बच्चों को दे पाए। जैसे बिंज वॉचिंग की आपने बात की, प्रेशर की बात की, तो ये स्कूल बच्चों पे अक्सर देखने को मिलता है। उन पे अलग अलग तरह के प्रेशर हैं। किसी पे गर्लफ्रेंड बनाने का प्रेशर है कि मेरी क्लास में सब पे है, अब मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। किसी पे बिंज वॉचिंग का है। आजकल ये बहुत हो गया, मैंने वो शो देखा तुमने नहीं देखा, मैं वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ तुम नहीं जा रहे हो। ये एक ऐसा मानसिक प्रेशर है जो पेरेंट्स पे भी आता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है। इससे पेरेंट्स कैसे बचे और बच्चों को कैसे समझाए, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स को ही समझाना है। देखिए, बच्चे जब आके बात करते हैं, खास करके युवा टीनेजर्स बात करते हैं, वो फोमो कहते हैं, है ना? मुझे तो बच्चों ने सिखाया था कि फोमो क्या होता है, हमें तो पता नहीं था क्या है जी। हमारे वक्त में तो कुछ ऐसा था ही नहीं था। और मैं उनको ये कहता हूँ कि जीवन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो फोमो जिसके मिस आउट होने से कोई आसमान ज़मीन का फेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक शो 10 दिन बाद देख लिया तो कोई ऊपर से नीचे कुछ नहीं होने वाला। एक आपने कॉन्सर्ट मिस कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे फिर सोशल मीडिया और मीडिया लिटरेसी पे आऊँगा, क्योंकि हम जो करते हैं और उसे दिखाते हैं, और जब उसको देखा जाता है
खास करके आज के ज़माने में उसको ट्रेंड के तरह से भी देखा जाता है, तो यंग लोगों पे उसका एक प्रेशर बनता है। ये प्रेशर बनता है, एम आई ऑल्सो डूइंग वॉट अदर्स आर डूइंग, क्या मैं उस ट्रेंड का हिस्सा हूँ, मैं लेट तो नहीं हूँ, मिस आउट तो नहीं हो रहा हूँ। ये वाली जो एस्पेक्ट है उसमें हमें समझने की ज़रूरत है। और जितना ये प्रेशर बढ़ता है, चाहे वो प्रेशर मार्क्स का हो, चाहे वो प्रेशर सब्जेक्ट का हो, चाहे वो प्रेशर लुक्स का हो, चाहे वो प्रेशर लाइक्स एंड व्यूज़ एंड फॉलोअर्स का हो, चाहे वो प्रेशर ट्रेंड्स का हो, ये जितने भी प्रेशर हैं, ये हमारी यूनिकनेस को, एक ग्रोइंग बच्चे की यूनिकनेस को हटा के एक हर्ड बनाने की कोशिश हम करते हैं। सो हमारा जो गोल होना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, परिवार हो, स्कूल हो, ठीक है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक इंडिविजुअल जी। क्रिकेट का एग्जाम्पल अगर अपने देखें, बैटर बैटिंग करते हैं, बॉलर बॉलिंग करते हैं। आप बैटर को तो बोल रहे हैं ना कि भाई तुम्हें 100 रन मारने हैं, आप बॉलर को नहीं बोलते 100 रन मारो, उसे बोलते हैं भाई तुम विकेट लो। तो दोनों की स्किल अलग है, दोनों की ट्रेनिंग में अंतर आएगा, दोनों की आपको ज़रूरत है, दोनों के मिलने से टीम बनती है। वही जीवन है, कोई फिजिक्स में होंगे, कोई बायो में होंगे, कोई म्यूजिक में होंगे, कोई क्रिएटिविटी में होंगे। सो वो अगर हम समझ पाए और बहुत यंग एज से बच्चों की इंडिविजुअलिटी के ऊपर हम उनकी हेल्प कर सकें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और कैसे इस अलग अलग किस्म के प्रेशर को हैंडल करना, वो लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ पीयर प्रेशर जिसकी हम सालों साल बात करते आए हैं, आज हमें समझना है कि अलग अलग तरह के प्रेशर्स हैं, उन प्रेशर्स को बच्चे कैसे हैंडल करें, और फ्रैंकली स्कूल और पेरेंट्स भी उस प्रेशर को हैंडल करने में बच्चों की क्या मदद कर सकें। पीयर प्रेशर सर पेरेंट्स पे भी होता है, पेरेंट्स खुद ही एक प्रेशर में होते हैं, जब 4 लोगों में खड़े होकर मार्क्स गिनवाने होते हैं या स्कूल बताना होता है कि मेरा बेटा तो उस अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उस प्रेशर से वो खुद कैसे मुक्त हों, पहले वो खुद तो मुक्त हों। मतलब मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की सोच में हैं कि ये चीज़ बेहतर है और वो चीज़ बेहतर नहीं है, जबकि ये बात सही है नहीं जी। आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं मैं कौन से स्कूल से हूँ, बिल्कुल। आपने ये भी नहीं पूछा कौन से कॉलेज जी, आपने ये भी नहीं पूछा कि कितनी बार पास फेल होने के बाद पास हुआ, आपने तो पूछा ही नहीं हमसे, मार्क्स भी नहीं पूछे जी। क्योंकि जीवन में एक समय आएगा जहाँ उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, पर एक समय है जहाँ पे अलग अलग कारणों से हमारी कुछ वैल्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्क्स की वैल्यू नहीं है, जीवन में है, पर उतनी है जितनी है। मार्क्स सब कुछ नहीं है, हमारे जीवन के कुछ हिस्सों में मार्क्स की कुछ अहमियत है, लेकिन वो ये नहीं है कि 95-100% आने पे ही जीवन बनेगा, लेकिन आपका स्किल सेट डेवलप होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, और मार्क्स कितने आते हैं जो आपको अपनी वोकेशन में पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं, बेस्ड ऑन क्या वोकेशन आप ले रहे हैं। आप स्पोर्ट्स का भी ले सकते हैं जहाँ पे एक अलग रोल आएगा, जहाँ पे आप कोई क्रिएटिव आउटलेट भी ले सकते हैं, आप हमारी तरह मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, ये सब अलग होगा, इसको मिला नहीं सकते। पर यह बात सही है कि प्रेशर भी एक तरह से, और कंपैरिजन भी पेरेंट्स कई बार ज़्यादा कर देते हैं कि उनके बच्चे ये कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो, हमारे वक्त ये होता था तुम नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, इस लाइन की वैल्यू ही ख़त्म हो गई है कि हमारे समय में होता था या नहीं होता था। मतलब वक्त इतना बदल गया है कि वो एग्जाम्पल के मायने नहीं रहे। हमें तो हमारे वक्त ऐसे इंटरनेट ही नहीं था, टीवी नहीं था, केबल नहीं था। तो मैं आज के युवा से जो 11वीं 12वीं में है ये बोलूं कि जो मैं 11वीं 12वीं में 1988-89 में, कैसे मुमकिन हो बात, उनको लगेगा कि हम किसी और प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उनका प्लैनेट ही नहीं है। तो ये तो मतलब सो इसलिए थोड़ी एम्पैथी लानी ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है। वातावरण अलग है, माहौल बहुत अलग है, और उस माहौल में बच्चों पे एक बहुत यूनिक प्रेशर है, और उस प्रेशर को भी अभी अडल्ट्स ने दिया ना, हमने दिया, बनाया तो हम नहीं है। तो उसके बारे में हमें सोचना है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की प्रायोरिटीज़ को किस तरह से बदलें कि हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ, वेलबींग के ऊपर फोकस बढ़ाएं, और उसे बैलेंस करें। सिर्फ मार्क्स और सब्जेक्ट्स मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से बच्चे का फ्यूचर बना पाएंगे अकेले, अपने आप अकेले। तो
एजुकेशन सिस्टम में बदलाव तो सर वो हमारे हाथ में नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। पेरेंट्स किस तरह से अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने घर की शिक्षाओं में बदलाव करें कि बच्चों पे से ये प्रेशर कम हो सके, वो चीज़ हो सके जो आप कह रहे हैं कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मुझे लगता है कि हम ये बात मान लें कि हम रोल मॉडल हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि बच्चों के और रोल मॉडल्स भी हैं, लेकिन हम भी हैं। जी सो हम जो बिहेव कर रहे हैं, हमारा जो बर्ताव है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा प्रेशर को झेलने का जो तरीका है, बच्चे उसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर बेहतर हैंडल करेंगे, आप थोड़े रिलैक्स रहेंगे, आप बोलेंगे कि शाम का खाना साथ में खाना है और तब टीवी बंद रखना है, या आप बोलेंगे कि जब हम सब खाना खा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन कोई भी नहीं रखेगा, आप भी फ़ोन नहीं लेंगे। आप अगर बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे बिस्तर पे हम भी अपना लैपटॉप या फ़ोन लेके नहीं बैठेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं कि चले हम वॉक करते हैं, तुम खेलने जाओगे, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप भी रोल मॉडल बनेंगे। आपको अगर ईटिंग हैबिट्स का करना है, स्लीपिंग हैबिट्स करना है, वो भी करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ करें और बच्चों से दूसरी चीज़ बोलें, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर हम रोल मॉडल बनेंगे और इन चीज़ों को करेंगे जो आदत हम उनमें डलवाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होंगी। और रोक टोक थोड़ी कम करें, मौका दें बच्चों को एक्सप्रेस करने का। कई बार हम गलती ये करते हैं, देन हम रेप्रीमांड बहुत करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तुमने ये किया, ये गलत है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये कैसे किया। उस कारण से बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बोलने का फ़ायदा ही नहीं। तो जहाँ से बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए था, एजुकेशन मिलना चाहिए था, गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, जब बच्चे वहाँ से दूर चले जाते हैं तो वही गाइडेंस जिसकी उनको ज़रूरत होनी ही है जी, वो फिर इंटरनेट से लेंगे, वो अपने सीनियर से लेंगे। इसलिए पेरेंट्स को ऐसा रिलेशनशिप बनाना है कि बच्चे आके आपसे बात कर सके, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, और उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलती भी करी है तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से आके बात कर सकते हैं और उन्हें सीख मिलेगी, समझ मिलेगी। इतना रिलेशनशिप तो डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया का सर एक बहुत अहम रोल है बच्चों में। मतलब कहा जाता है कि सोशल मीडिया की वजह से ही बच्चे कई बार मानसिक तनाव में आ जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उससे दूर कैसे किया जाए उन्हें? मतलब कोई ऐसा कोई हल है कि उनसे दूर किया जाए? मुझे लगता है हल ये है कि हम मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करें। मुझे लगता है कि 2-3 पहलू हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा देखना पड़ेगा और उन्हें सेल्फ रेगुलेशन करनी चाहिए कि कैसे हम बच्चों पे किसी भी तरह के मानसिक बुरे प्रभाव को रोक सकें। और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना चाहिए और दुनिया भर की पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतना तो जिम्मेदारी अपनी लेनी होगी कि बच्चों पे जो प्रेशर, बच्चों पे किसी भी तरह का मानसिक नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है होना चाहिए पॉलिसी लेवल पे भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेवल पे भी। स्कूलों में मुझे लगता है एजुकेशन में मीडिया लिटरेसी आनी बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली। ठीक है, सोशल मीडिया में सोशल शब्द की वैल्यू है। सोशल यानी जो चीज़ हमें कनेक्ट कर सके, जो चीज़ हमें लोगों के नज़दीक ला सके, जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ लोगों के एक्सप्रेशंस को हम और जानकारी ले सकें। ये पॉजिटिव बातें बोलिए, पर हो क्या रहा है? कंपैरिजन, शेम, प्रेशर, टाइम, कंटेंट, इतने सारे पहलू हैं जहाँ पे हम बच्चों को सही तरह से मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। एक प्रेशर आ रहा है, उनके पास स्किल सेट नहीं है, उस कारण से प्रॉब्लम बढ़ती है। और ख़ास करके जो कंपैरिजन और कन्फर्मिटी है, दो चीज़ें। कन्फर्मिटी माने कि अगर मैंने कुछ देखा तो मैं वैसा ही फॉलो करूं। कन्फर्मिटी, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, सही लगे ना लगे, मेरी पर्सनालिटी को सूट करे ना करे, मुझे कंफर्ट होना हो, पर मैंने वो करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। दूसरा प्रेशर कि उन्हें पसंद किया गया, मुझे नहीं किया गया, वहाँ 30 लाइक आए, मेरे 10 लाइक आए। ये बहुत होता है आजकल। ठीक है, सो इस ज़माने में मीडिया लिटरेसी का वैल्यू बहुत है। सोशल मीडिया की यूसेज कैसे की जाए ये एजुकेशन में आए, जिससे बच्चे जिम्मेदारी
अपनी जिम्मेदारिता से सोशल मीडिया यूज़ कर सकें। मीनवाइल प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव टू प्ले अ रोल। अच्छा, सोशल मीडिया से अलग सर एक चीज़ देखने में आ रही है कि बच्चों का गुस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन कुछ बच्चे तो हमने पीछे केसेस देखे, मतलब मर्डर तक वो कर रहे हैं। क्या इस तरह गुस्सा कंट्रोल करने का कोई तरीका होता है कि अगर मेरे 12-13 साल के बच्चे को बहुत तेज़ी से गुस्सा आ रहा है तो मैं कोई मेथड है कि मैं उनका गुस्सा तुरंत कंट्रोल कर सकूं या थोड़ा कम करा सकूं, उन्हें समझा सकूं किसी तरीके से? लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ एंगर को अपने आप में ना देखें। जी। किसी भी इमोशन की तरह, चाहे वो खुशी हो, उदासी हो, गुस्सा हो, हम सब अपने जीवन में महसूस करेंगे। फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं। बिल्कुल। उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फीलिंग को हम बिहेवियर में कैसे लाते हैं, वो बिहेवियर हमें नुकसानदेह है या नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार किसी को गुस्सा आया और वो कंट्रोल में है, जीवन का हिस्सा है। गुस्सा बार बार आ रहा है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहा है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, दोस्तों से दूर हो रहे हैं, परिवार से संबंध खराब हो रहा है, आपकी सेहत पे असर आ रहा है, तो एक प्रॉब्लम है। अगर वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप अपना या किसी और का शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भी वो एक प्रॉब्लम है। अगर बच्चों में किसी भी उम्र में ऐसा साइन आए जहाँ पे वो इस एंगर को, या फिजिकल एंगर या एंगर इन अ वे जो उनका नुकसान कर रहा हो, जीवन में नुकसान दे रहा हो, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि हम एक कैटेगरी में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इन कारणों से ये हो रहा है। अलग अलग बच्चों के बैकग्राउंड, उनके एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर, उनकी पर्सनालिटी, बहुत से पहलू हैं जिस कारण से बच्चों का बिहेवियर में कुछ आप देखेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि राइट टाइम ऑफ काउंसलिंग, सही समय पे बच्चों को मार्गदर्शन मिले। गुस्से को कैसे काबू करना, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, रिलैक्सेशन, योग, एडिक्वेट स्लीप, मेकिंग फ्रेंड्स, लर्निंग टू हाउ डू यू लर्न टू कॉम्प्रोमाइज, हाउ डू यू लर्न टू से नो। पेरेंट्स से बात करो, हेल्प है तो टीचर से बात करो, काउंसलर से बात करो। ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये करने हमें बहुत ज़रूरी हैं। अगर अपने बारे में नेगेटिविटी आ रही है तो उसको कैसे आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कैसे पहचानें, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम जब उन बच्चों में हेल्प करते हैं तो धीरे धीरे उनका एंगर में कमी आएगी। और इतनी सारी चीज़ों के बीच सर ये हम कैसे भापे कि जो इस उम्र में ये जो साइन हमें दिख रहा है, मान लीजिए 12-13 साल का बच्चा है पर वो बहुत ज़्यादा एंगर इशू आ रहा है, हम कैसे भापें कि अब इसे साइकाइट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो इसका आंसर वही है कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से कुछ एक हफ्ते लगातार अगर जीवन की क्वालिटी पे असर आना शुरू हो रहा है, चाहे वो सेहत हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्कूल बिहेवियर हो, चाहे फ्रेंड्स रिलेटेड हो, चाहे अपनी हेल्थ रिलेटेड हो, अब उनके अपना मानसिक स्वास्थ्य यानी खुशी, हैप्पीनेस कोशेंट हो, इनमें से कोई भी चीज़ें अगर लगातार इफ़ेक्ट हो रही हो तो उस बच्चे को काउंसलिंग से मदद मिलेगी। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा सर कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी मानते हैं कि मेरे बच्चे को समस्या नहीं हो सकती। अभी 10 साल का बच्चा ऐसे क्या समस्या होगी, 9 साल का बच्चा ऐसे क्या समस्या होगी, या अभी तो 15 साल का है, इस उम्र में गुस्सा आता ही है तो इससे कोई मानसिक समस्या नहीं हो सकती। क्या ऐसा होता है कि मानसिक समस्याएं उम्र से चल रही हैं या 9-10 साल के बच्चे को नहीं होती? नहीं, मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं जी। सिर्फ गुस्सा मात्र आना को हम मानसिक समस्या मान ले, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। जी। जैसा मैंने कहा कि कोई चीज़ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट ऑन लाइफ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में प्रॉब्लम हो सकती है। बुखार भी किसी भी उम्र में हो सकता है, सर्दी खांसी भी किसी उम्र में हो सकती है, उसी तरह से मानसिक परेशानियां भी किसी उम्र में हो सकती है। इसमें ये सोचे कि एक उम्र के बाद या एक उम्र से पहले नहीं होगी, ये मुझे लगता है सही नहीं है। इनफैक्ट सही अप्रोच ये होगी कि अगर हमें लग रहा है कि बच्चा किसी भी कारण से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी कारण से बच्चों में स्ट्रगल होती है, तो जितनी जल्दी हो सके हम उनकी मदद करें। सही तरीका वो हुआ कि वी सपोर्ट देम एट द अर्लीस्ट, रादर देन कि बहुत लंबे समय तक खींच के वो परेशानी बढ़ जाए फिर हम उसमें इंटरवेंशन करें। तो बेझिझक बच्चों की हेल्प करें आप। ज़्यादातर स्कूलों में काउंसलर होते हैं, उनसे बात करें, टीचर से बात करें, नहीं तो
किसी एक्सपर्ट से बात करें, पर बात करें। कुछ लक्षण बताना चाहेंगे सर आपके? ये 5-10 लक्षण है कि अगर ये आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब इसे मदद की ज़रूरत है। बच्चों के एरियाज ऑफ फंक्शन को समझिए, माने फिजिकल हेल्थ, भूख, वेट, एपेटाइट, खाना वगैरह, बच्चे की स्लीप पैटर्न एक हिस्सा हो गया। फिर बच्चे का सेल्फ इमोशन, चेयरफुलनेस होनी चाहिए बच्चों में। अगर वो चेयरफुलनेस के बदले इरिटेबिलिटी, एंगर, सैडनेस, क्राइंग हो रही है तो बिहेवियर हो गया कि कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, बिहेवियर में आउटबर्स्ट नहीं आ रहे हैं। सोशल हो गया, दोस्त बना रहे हैं, परिवार से संबंध ठीक हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पसंद आ रहा है उनको। पढ़ाई में परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक ठाक सा चल रहा है, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़ील टू डू वेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टेड ऑफ मार्क्स, ज़ील टू डू वेल के हर एक बच्चे को लगना चाहिए कि आई विल डू माई बेस्ट। हाँ। उतना काफ़ी है। उसी के साथ अगर थोड़ा सोशल में के रिलेशनशिप्स, खास करके फ्रेंड रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, परिवार के साथ रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें देखिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से 2-3 बकेट्स में लगातार कुछ एक हफ्तों से बिकॉज ऑफ वन रीज़न और दी अदर कोई डिटीरियोरेशन आ रही है, तो इसको एक रेड फ्लैग समझ के किसी से बात करिए। अब सर चलते हैं, एक्चुअली हमारे रीडर्स ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, क्योंकि हमने लिखा था कि अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप हमें भेजिए, और बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से कुछ मैंने चुने हैं जो अलग अलग तरह के हैं, तो इन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो पहला सवाल तो सर एज़ यूजुअल मोबाइल को लेकर है कि बच्चा रील्स देखता है, यूट्यूब बहुत देखता है, गेमिंग देखता है, मोबाइल रखने को कहते हैं तो 5 मिनट बाद कहता है कि मैं बोर हो गया हूँ, दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहता। तो पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि वो मोबाइल छोड़े और बाहर खेलने जाए और चिड़चिड़ाए भी ना, क्योंकि 2-3 हिस्से इस बात के। अग्रेशन, वायलेंट व्यूइंग, चाहे वो गेम हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, लैंग्वेज में हो, वो बच्चों के अंदर अग्रेशन बढ़ाता है। इसका स्टडीज़ हैं तो इसके बारे में बहुत कोई डिबेट नहीं है। वॉचिंग अग्रेशन एंड वायलेंस इंक्रीजेस अग्रेशन, ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, बच्चों को अपनी पर्सनालिटी, अपने रुझान के अनुसार चीज़ें पसंद आएंगी। आप बच्चों को एक्सपोजर दीजिए। किसी को फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स पसंद आएगा, स्पोर्ट्स में भी किसी को फुटबॉल, किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट पसंद आएगा, किसी को चेस, बैडमिंटन पसंद आएगा, तो अलग अलग होगा। ये नहीं है कि सब ने एक ही चीज़ करनी होती है। साथ में कुछ बच्चों को और बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद आएगा, कुछ को कम बच्चों के साथ समय बिताना पसंद आएगा, दोनों नॉर्मल है जी। सब्जेक्ट्स में भी उनको अलग अलग रुझान होंगे, क्रिएटिव आउटलेट्स अलग होंगे। किसी को रीडिंग, राइटिंग का शौक़ हो सकता है, किसी को पेट्स का शौक़ हो सकता है, किसी को एक्सप्रेसिव आर्ट्स का हो सकता है, म्यूज़िक, डांस का हो सकता है। आप बच्चे के जो यूनिक शौक़ हैं, एक तरह से रुझान हैं, एप्टीट्यूड है, उसको आइडेंटिफाई करिए और वो एक्सपोजर दीजिए। वो एक्सपोजर अनस्ट्रक्चर्ड दीजिए, स्ट्रक्चर में मत बना दीजिए। अनस्ट्रक्चर क्या होता है? अनस्ट्रक्चर माने हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही हो तो हम उसका भी होमवर्क बना देते हैं, उसका भी क्लासरूम बना देते हैं। डेली करो, 2 से 4 ये करो, 5 से 6 ये करो, और उसके बाद ये है, उसके बाद ये, मतलब फिर वो प्रेशर बन जाता है, फिर वो उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। हाँ। मतलब ठीक है, ये 3-4 घंटे तुम्हारा फ्री टाइम है, इसमें जो करना है करो। अगर तुम्हें ये करना है उसकी हेल्प कर देंगे, ये करना है उसकी हेल्प कर देंगे। 10 दिन ये करेंगे, बोर हो गए, फिर 11 दिन वो करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे। ये जीवन है। सो यहाँ मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठ के बात करें, बोलें कि आपको मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो तो एक है, आपको और क्या चीज़ें पसंद आ सकती हैं, आप उसकी एक लिस्ट बना दीजिए और हम उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं। जो पसंद आता है वो कंटिन्यू करना चाहें करिए, नहीं पसंद आता मत करिए। कब करना है आप डिसाइड करिए, और इस चीज़ को अब आप थोड़ा समय दीजिए, 2-3-4 महीने दीजिए। बच्चों का बिहेवियर ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, और आप ओवरनाइट चेंज की कोशिश करेंगे तो बच्चे और परेशान हो जाएंगे, झुंझलाहट हो जाएगी कि क्या प्रेशर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये करने से नहीं हेल्प मिल रही है तो आप टाइम कर सकते हैं, विच मीन्स कि मोबाइल फ़ोन का यूसेज इतना ही करेंगे आप। इसके बाहर आपने इस लिस्ट में से अपनी कोई लिस्ट डालनी है डालिए, पर आप कुछ और करेंगे। अब अगर बच्चे थोड़ा टैंट्रम थ्रो करते हैं, थोड़े परेशान होते हैं,
तो उसको रिलैक्स होके आप हैंडल करिए, क्योंकि अगर आप उनके टेंट्रम में गिव इन कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि देखो ये करने से मान ही जाएंगे, मान ही जाएंगे। हाँ, तो वो एक और साइकिल बन जाता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये परेशानी सबके लिए है, और मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी है कि बच्चे थोड़े घंटे स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ट्यूशन जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्स्ट्रा क्लास भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर में भी क्लासेस होती हैं, तो कई बार बच्चों को अनस्ट्रक्चर्ड टाइम बहुत मिलता नहीं है। जब वो टाइम मिलता है उनके अपने लिए, वो उस समय मिलता है कि जब उनके पास खेलने का है और बच्चों के साथ घुलने मिलने का समय नहीं होता, वो लेटर इन दी इवनिंग हो जाता है। तो उनके पास सबसे आसान चीज़ ये है कि आप सोफे पे बैठे, बिस्तर पे बैठे, मोबाइल चलाओ, मोबाइल उठाए और आप चलो। सो ये बात थोड़ी समझनी ज़रूरी है। मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, वो हम लोग अब नहीं देते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा दें हम, और उसमें एक्सपोजर दें। ये मुमकिन नहीं है कि बच्चों को कोई ना कोई अपनी मोटिवेशन और रुझान नहीं आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा वो एक चीज़ को यूज़ करते जाएंगे, खास करके इंटरैक्टिव स्क्रीन्स, उसकी आदत बनने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों में अदर बिहेवियरल एलिमेंट्स लाएं और अपने बिहेवियर में भी वो चेंज लाएं साथ साथ में। जी। दूसरा सवाल भी मोबाइल से ही जुड़ा है सर, कि कोविड में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू करा और अब आदत लग चुकी है। चिड़चिड़ापन तो है ही, पर पिछले कुछ दिनों से ये कंप्लेंट आ रही है कि वो अटेंटिव नहीं है बच्चा क्लास में, वो लंच भी नहीं कर रहा है, इवन टीचर शिकायत कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट से भी झगड़ रहा है। तो क्या इसमें मोबाइल ही दोषी है या ये व्यवहार का सामान्य बदलाव है? नहीं, मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक चीज़ पे ये कहें कि एक ही कारण से हो रहा है, वो शायद सही नहीं होगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में कंसिस्टेंट चेंज आ रहा है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो कई कारण हो सकते हैं। सही चीज़ होगी कि उस बच्चे से बात करके पूछा जाए कि कोई परेशानी वाली बात है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, और उसके ऊपर काम किया जाए, ज़रूरत पड़ने पे काउंसलिंग भी करी जाए। लेकिन ये ना सोचे कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन देखने मात्र से ही बिहेवियर चेंज हो जाए, वो मुझे लगता है सही नहीं होगा। वो एक तरफ की जजमेंट हो जाएगी। एक सवाल है सर कि भी 8 साल का बच्चा है लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता घर से, वो घर में ही रहना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि उसे मोबाइल ही चलाना है, वो भले ही लूडो खेल लेगा अपने उस पे या कुछ और कर लेगा, मगर वो बाहर नहीं जाना चाहता, जबकि पेरेंट्स का कहना है कि वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर जाए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि बच्चा बाहर ही नहीं जाना चाह रहा, और क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ऐसे बता पाना क्या वजह होगी उतना आसान नहीं है, पर अगर आप 7-8 साल कह रहे हैं, विच मीन्स बीच में 2-2.5 साल का अगर हम पेंडेमिक का भी गिन लें, तो एक ऐसा समय आया है जैसे कई बच्चे क्योंकि काफ़ी समय घर के अंदर रहे, तो थोड़ी एंजाइटी बाहर जाने की कुछ में देखी गई है। सही तरीका ये होगा कि बच्चे के साथ आप बाहर जाएं, हफ्ते में 2-1 दिन ऐसे निकालें कि जहाँ आप लोग एज अ परिवार साथ में जाएं, जिससे बच्चे को सेफ फीलिंग अभी भी रहे, थ्रेटन फील ना करे कि मुझे नई जगह जाना है, नए लोगों से मिलना है, या कुछ मुझ पे प्रेशर है। बिना प्रेशर के आउटसाइड एक्सपोजर बढ़ाइए, उस एक्सपोजर में थोड़ा स्पोर्ट्स लेके आइए, थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आइए, थोड़ा रिलैक्सेशन लेके आइए कि आप बस कहीं पे गए, आपने साथ में ब्रिस्क वॉक कर लिया, कहीं बाहर जाके थोड़ा खेल लिया। इस तरह से आप अपने साथ बच्चे को लेके जाएं, ये बोलने के बदले कि तुम जाके खेलो, आप जाएं और साथ में समय बिताएं और थोड़ा समय दीजिए, पर इस चीज़ को एक प्रेशर भी मत बनने दें। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि स्कूल, घर, प्लेग्राउंड में बच्चे सोशल इंगेजमेंट से कंसिस्टेंटली विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि हमें एक बार काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगला सवाल है सर कि मनोज जी का सवाल है, मेरा बच्चा टीनेजर में है और वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ बच्चों में बदलाव आता है टीनेजर में, लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्कूल में लड़ाई करना, छोटे बच्चों को पीटना उनकी समस्या है, कुछ कहो तो खाना पीना छोड़ देता है। इसे मैं कैसे हैंडल करूँ? मुश्किल हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। टीनेज में अगर बच्चे किसी भी तरह की बुलिंग या फिज़िकल फाइट्स में पड़ रहे हों, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को थोड़ा एक्सपर्ट से बात करानी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों में जो भी चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, वो परेशानी हमें समझनी ज़रूरी है और उन्हें अपने
इमोशनल डिस्ट्रेस को सही तरह से एक्सप्रेस करना हमें सिखाना होगा। मुझे आज डिस्ट्रेस हुआ, मैंने किसी कुछ तोड़ दिया, खाने से मना कर दिया, किसी पे हाथ उठा दिया, शायद मुझे बताया ही नहीं गया या सीख ही नहीं पाया मैं कि इस डिस्ट्रेस को मैं कैसे टॉलरेट करूं और डिस्ट्रेस का रिलीज़ मैं कितना बेहतर कर सकूं, दोनों चीज़ों के लिए। पर यहाँ मुझे लगता है कि अगर बच्चों में किसी भी तरह का फिज़िकल एग्रेशन आ रहा है तो हमें काउंसलिंग करवानी ही चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए उन बच्चों को। येस, फिज़िकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स से फ़ायदा होगा, फ्रेंड्स बनाने से फ़ायदा होगा, हमें भी अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी लानी होगी कि बच्चे अगर टैंट्रम दे रहे हैं तो हम हर बार उनके टैंट्रम को अग्री ना कर जाएं। जो चीज़ हमें लगता है सही है वो बिल्कुल सपोर्ट करें उनको, जो लगता है सही नहीं है या उनको नुकसानदेह है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है, फिर वो जो चाहे कहें, हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, जिससे बच्चे भी सीखें कि हर चीज़ में हाँ नहीं हो सकती। जी जी जी। एक सवाल, एक पेरेंट का सवाल ये है सर कि उनकी बच्ची मेहनत तो खूब करती है, पढ़ाई भी खूब करती है, स्पोर्ट्स में भी, पर हर चीज़ में बहुत एवरेज है, कई बार रिजल्ट नहीं भी आता है स्पोर्ट्स में तो निराश हो जाती है। और उनका डर है कि कहीं इस वजह से मानसिक समस्या से ग्रसित ना हो जाए आगे आने वाले समय में, और एवरेज स्टूडेंट बन के ही ना रह जाए, जबकि मेहनत वो बहुत करती है। देखिए, मैं बहुत इस एवरेज शब्द को बहुत पसंद नहीं करता। जी। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा हो वो अपना बेस्ट एफर्ट अगर लगा रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। खुश हों, उन्हें एफर्ट लगाने में मज़ा आ रहा हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, इतना काफ़ी है। बाकी समय के साथ जब ग्रोथ होगी तो उनको जो चीज़ में एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट आएगा वहाँ उनकी ग्रोथ आएगी। अगर बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस से, अपने रिजल्ट से निराशा आ रही है तो पेरेंट्स को ये कोशिश करनी है कि वो निराशा ना आने दे, कि बच्चे में हीन भावना ना आए। आप बच्चे को बताइए तुमने कोशिश की है बहुत है, अगर तुम मिडिल लेवल पे हो तो तुम बहुतों से आगे भी हो, कईयों से पीछे हो, ये जीवन में पूरे जीवन में होगा। कोई भी कभी भी जीवन में फर्स्ट कुछ नहीं होता है। नहीं, हमेशा आपसे आगे कोई ना कोई रहेगा। फर्स्ट तो मुमकिन नहीं है ना। नहीं। ये कोई 100 मीटर की रेस तो है नहीं, और वो भी रेस अगर है तो एक बार हो गई, पर जरूरी नहीं है कि आप एक बार आएंगे तो अगली रेस में भी आएंगे। ये जीवन इस तरह से नहीं देखा जा सकता। नहीं। बट अगर निराशा आ रही है तो बच्चों में पॉजिटिविटी लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनको उनकी काबिलियत याद दिलाएं, उनके सक्सेस याद दिलाएं, और हम भी कंपैरिजन में ना पड़ें। बच्चे खुश होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक पेरेंट्स की सवाल है सर कि हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, कोचिंग भी लगा रखी है, स्विमिंग भी जाता है बच्चा, लेकिन रेगुलर नहीं है। और जब ये रेगुलर के लिए कहते हैं तो उसका कहना होता है कि आप प्रेशर बनाते हो मेरे ऊपर, चिड़चिड़ाता है। तो इनका कहना है कि हम प्रेशर नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें ये भी तो उसे बताना है कि सीखने के लिए रेगुलर होना ज़रूरी है, तो हम क्या करें? रेगुलर होना ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर कुछ चीज़ों में होना मुमकिन है, हर चीज़ में होना मुमकिन नहीं है। रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेक की भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर मैंने स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, स्पोर्ट्स क्लास में भी जाना है, आर्ट्स क्लास में भी जाना है, तो फ्री कब होंगे हम? मज़ा कब आएगा? रिलैक्स कब होगा? प्रेशर के बिना कब होगा? तो इसलिए चूज़ करें कि कौन सी चीज़ में स्ट्रक्चर लाना है और कहाँ नहीं लाना है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। बच्चे प्रेशर इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा और इक्वल इम्पोर्टेंस देके हर एक चीज़ में बेस्ट चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, जो मुमकिन नहीं है। जी। एक पेरेंट का सवाल है सर कि मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है और कभी खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता, हालांकि वो 12 साल का है। इवन वो अपने कजन्स में भी नहीं घुलता मिलता और दोस्त तो मतलब बहुत रेयर ही बनाता है। क्या ये वो मानसिक उसकी कोई समस्या है या उम्र के साथ अपने आप ठीक होगा? मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए, जितना आपने कहा है उस बात को मैं पूरी तरह से कह सकूँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं हो, मुमकिन नहीं है। कुछ बच्चों में सोशल एंजाइटी हो सकती है जिसमें उनको स्ट्रेंजर्स, न्यू पीपल, फ्रेंड्स, आउटसाइड पीपल, स्टेज, सोशल गैदरिंग्स, वाइवा एग्जाम्स,
उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेशर आता है, जबकि वो अपने आप में जब होते हैं तो दे आर फाइन। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का एक पैटर्न है कि जहाँ पे कंफर्टेबल, जहाँ पे बच्चे हो सकें, वो दायरा बहुत छोटा है और डिस्कम्फर्ट का एक तरह से पेरीमीटर बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ बच्चों में सोशल एंजाइटी हो, जिसमें उनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा उससे। बहुत फायदा होगा। एक पेरेंट का सवाल है सर कि बच्चा 16 साल का है लेकिन बहुत ही अनस्टेबल व्यवहार है उसका, वो कब किस चीज़ का बुरा मान जाए कोई पता नहीं। आधे घंटे पहले उसे कुछ पसंद है और आधे घंटे बाद हो सकता है वो उसी बात पे झगड़ पड़े। कोरोना में ये बदलाव हुआ है उसके, मतलब कोरोना में व्यवहार में काफ़ी बदलाव हुआ है और उसके बाद ही ये चेंजेस इसमें देखने को आए हैं। और इस वजह से मतलब उनके घर में एक टेंशन का माहौल बन गया, क्योंकि पिता पुत्र में झगड़ा होता है फिर। तो वो पूछ रहे हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये क्या चीज़ है? झगड़ा ना होने दें, अपने अंदर थोड़ी और ज़्यादा कामनेस और स्टेबिलिटी लाएं कि अगर बच्चे में थोड़ा स्विंग आ रहा है तो आप कम से कम स्टेबल रहें। ये एक बात बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, फ्रेंड्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, इसमें बच्चे को एनकरेज करें। इस बात को भी समझें कि बच्चों को कुछ बीच में टीन इयर्स में थोड़ा सा ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे वो अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाने में उनके अपने कुछ प्रेशर्स फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स अगर सपोर्टिव रोल प्ले करें रादर देन पुशिंग एंड ओवर गाइडेंस करें, उस बात को देखें। पर अगर आपको लगता है कि बच्चे खुश ही नहीं हैं, अपने आप में खुश नहीं हैं, चाहे वो उदासी हो, चिड़चिड़ाहट हो, एक तरह से डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस में है, तो हमें काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन शुड बी हैप्पी। ये हमारा गोल होना चाहिए। एक सवाल वही सर कि बच्चा भी 5 साल का है और मैं अभी, ये मदर का सवाल है कि मैं ये सोचती हूँ कि किस हालात में उसे डांटा जाए, किन गलतियों पे और किस पे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उसे हमेशा डांटें और गलत प्रभाव पड़े, और फिर डांटने की इंटेंसिटी क्या हो, क्योंकि प्रेशर ना फील हो उसे। डांटना तो कम ही चाहिए। ऐसी बातें जो बच्चों को जीवन में नुकसान करें, ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, उस पर हमें बच्चों को सही और गलत के बारे में बताना चाहिए, गलत के नुकसान बताने चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए कि बच्चे जब भी वो गलती करे तब हम उन्हें याद दिलाएं। अब उसकी जो अप्रोच है वो शुरू में ये हो सकती है कि आपने पॉइंट आउट किया, आपने बताया सही बिहेवियर क्या है। कोई बिहेवियर जो बच्चे में नुकसान कर रहा हो या जो सही ना हो, जब उस पर रोक टोक हो रही है तो कौन सा सही है वो भी उस समय बताना बहुत ज़रूरी है। फिर जब सही बिहेवियर की तरफ बच्चे जाएं तो उनको प्रेज़ करिए, प्रोत्साहन दीजिए। ये शेपिंग कहते हैं इसको, कि एक बिहेवियर जो नुकसान दे रहा है, एक बिहेवियर जो पॉजिटिव फ़ायदा है, तो नुकसान वाले से पॉजिटिव में जाने का जो प्रोसेस है उसमें भी आप सपोर्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जितने भी अडल्ट फिगर्स हैं परिवार में, वो सबका व्यू उस बिहेवियर पे सेम रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वन अडल्ट सेज कि ये बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड अडल्ट सेज ये बिहेवियर सही नहीं है। सो ऐसे अलग अलग मैसेजेस बच्चों को नहीं जाने चाहिए, उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, स्टबर्न हो जाती है फिर बच्चे। ऑन दी कॉन्ट्री आप क्या करिए कि आप एक कंसिस्टेंसी लाइए। पर्टिकुलर बिहेवियर में आपको हमेशा सेम फीडबैक, सेम रिस्पॉन्स दीजिए, लेकिन आपको बच्चों में कोई चीज़ चेंज करनी हो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। आप अपने जहन में एक प्रायोरिटी करिए कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस समय, बाकी चीज़ें इग्नोर करी जा सकती हैं। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करिए। जब वो बिहेवियर चेंज हो जाए फिर दूसरे का करिए, पर बातचीत ज़्यादा करिए। क्रिटिसिज्म के बदले प्रेज करके बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ चेंज की तरफ लेके जाइए। उनको बड़े होके बहुत फ़ायदा होगा उससे। एक पेरेंट का सवाल है सर कि हम तो कंपैरिजन से इनकरेज होते थे, और जब डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, तो हम यही सोचते थे कि हम इनकरेज हो रहे हैं। तो आज ऐसा क्या होगा कि बच्चों को इनकरेजमेंट नहीं मिलता इन सब चीज़ों से, मतलब क्यों नहीं कर पाते ऐसे नहीं, इनकरेज? मुझे लगता है कि जो हमारे समय में हम करते थे वो किसी भी तरह से आज के ज़माने से कंपेयर करने वाली बात है नहीं। हम दो बहुत अलग समय की बात कर रहे हैं। जो एक समय में एप्लीकेबल था वो दूसरे समय में एप्लीकेबल हो, ये सही नहीं है।
फिज़िकल पनिशमेंट नुकसानदेह है, बच्चों का नुकसान करती है। अगर आपको कभी बचपन में फ़िज़िकल पनिशमेंट मिली थी और आपको लगता है उसने आपको पॉजिटिव रोल प्ले भी किया, तो भी आज का एविडेंस ये कहता है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट बच्चों का नुकसान करती है। आज साइंस ये कहता है कि अगर आप बच्चों को कंपैरिजन की तरफ पुश करेंगे, नेगेटिव मोटिवेशन देंगे कि तुम उससे हीन हो, तुम उससे कम हो, उसने बेहतर किया, तो बच्चों की पर्सनालिटी पे उसका नेगेटिव असर आएगा, सेल्फ एस्टीम खराब होगा। तो हम ये ना सोचें कि हमारे वक्त क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था। हम ये देखें कि अभी क्या चीज़ जो एक तरह से एक्सपर्ट्स भी हैं, साइंस भी है, और क्या है उस पे बहुत ज़्यादा हम अपनी खुद की सब्जेक्टिव चेंज ना लाएं। कंपैरिजन से बच्चों का नुकसान होगा, नेगेटिव मोटिवेशन से हीन भावना आएगी, फिज़िकल पनिशमेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। जी, चलिए सर, यहीं पे विराम देते हैं इस चर्चा को, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है, सवाल अभी भी बहुत सारे हैं मन में, लेकिन एक तय वक्त में वो सब चीज़ें पूरी तरह से उन पे विचार विमर्श संभव नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ही बार में कहते ही हमें समय दे दिया। नो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।